नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है संविधान MCQ सीरीज़। जैसा आप जानते हैं, हम पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को MCQ के फॉर्मेट में कवर कर रहे हैं, जिससे हम सभी टॉपिक्स का अच्छे से प्रैक्टिस भी कर पाएँ और अच्छे से रिवीजन भी कर पाएँ अतिरिक्त तथ्यों के माध्यम से। लास्ट वीडियो में हमने सुप्रीम कोर्ट से संबंधित MCQs को कवर किया था। आज की वीडियो में हम हाई कोर्ट से जुड़े हुए जितने आपके MCQ बन सकते हैं उनको यहाँ पे कवर करेंगे। ये हमारी संविधान MCQ सीरीज़ की 23वीं क्लास होगी। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा और किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख है। दो सवाल आपसे पूछे गए हैं कि हर राज्य के लिए एक हाईकोर्ट होगा, ये किस आर्टिकल में है, और हाईकोर्ट का गठन ये किस आर्टिकल में है। ये है आपका हाईकोर्ट होगा 214 में और हाईकोर्ट का गठन 216 में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। हमारे संविधान में 22 भाग हैं, जैसे आप जानते हैं। 22 भाग में से भाग नंबर 6, जिसके अंदर आर्टिकल 214 से लेकर के 231 तक आते हैं, ये उच्च न्यायालयों से जुड़े हुए हैं, राज्यों के हाई कोर्ट से। ठीक है, इसमें आर्टिकल 214 कहता है कि हर राज्य का अपना एक हाई कोर्ट होगा। ठीक है, इसके अलावा जो आर्टिकल 215 है वो ये कहता है कि जो हाईकोर्ट होगा वो एक अभिलेखीय न्यायालय होगा, और 216 हाईकोर्ट के गठन की बात करता है। ठीक है, कि उसका गठन किस तरीके से होगा। तो इसका सही आंसर क्या है? 214 और 216। अगला, दो या अधिक राज्यों या संघ प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है किसके माध्यम से? देखिए, दो या दो से ज़्यादा राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट हो सकता है, ऐसी व्यवस्था संसद कानून बनाकर कर सकती है। संसद कानून बनाकर किसी एक हाई कोर्ट को किसी दूसरे राज्य का न्याय अधिकार क्षेत्र जो है वो दे सकती है। ठीक है, ऑप्शन सी। ये व्यवस्था कब करी गई? मूल संविधान में ये व्यवस्था थी कि एक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा। इसके बाद 1956 में 7वां संवैधानिक संशोधन किया गया। ये बाध्यता हटा दी गई कि हर राज्य के लिए अपना एक हाई कोर्ट होगा। इसके बाद ये किया गया कि दो या दो से ज़्यादा राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। ठीक है, भारत में दो या अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसे किया गया आर्टिकल 231 में। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 7वें संशोधन के द्वारा ये प्रावधान जोड़ा गया था। ठीक है, 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में। इसके अलावा एक सवाल आता है कि हाई कोर्ट के क्षेत्र अधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है? ये अधिकार भी संसद के पास है। ठीक है, अगला, बंबई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई थी। इन उच्च न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष में हुई? देखिए, हमारे देश में एक साथ 3 हाई कोर्ट बने थे। ये 3 हाई कोर्ट 3 प्रेसिडेंसियों में बने। अंग्रेज़ों की जो 3 प्रमुख प्रेसिडेंसियां थी, एक बना बंबई में, एक बना कलकत्ता में और एक बना हमारा मद्रास में। इन तीनों की स्थापना 1862 में हुई थी। क्वेश्चन बनेगा किस अधिनियम के माध्यम से? 1861 के एक्ट के माध्यम से 1862 में सबसे पहले भारत में उच्च न्यायालयों का गठन हुआ था। ठीक है, अगला, किसके अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास और बंबई के उच्च न्यायालय स्थापित हुए थे? ये हुए थे भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। अगर आपसे सवाल बनेगा भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? 1862। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम कब आया? तब कहेंगे 1861। ठीक है, ये तीनों 1862 में बने। चौथा हाईकोर्ट जो था भारत का वो इलाहाबाद हाईकोर्ट है, जो 1866 में बना था। ठीक है, निम्न में से किस उच्च न्यायालय की स्थापना सही सुमेलित नहीं है? कलकत्ता उच्च न्यायालय 1862 में बना, इलाहाबाद उच्च न्यायालय 1866 में बना, सही है। पटना हाईकोर्ट ये क्या 1916 में बना? ये भी सही है। दिल्ली हाईकोर्ट क्या 1966 में बना? क्या ये सही है? ये भी आपका सही है। तो यहाँ पर आपके सभी के सभी जो कथन हैं वो बिल्कुल सही हो जाएंगे।
ठीक है, यहाँ पे कोई भी आपका गलत नहीं है। वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? वर्तमान की बात करते हैं, वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट हैं। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो 25वां हाई कोर्ट है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, 2019 में इसका गठन किया गया था। अगला, निम्न में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू नहीं होता है? देखिए, जो बंबई हाई कोर्ट है इसका अधिकार क्षेत्र महाराष्ट्र में है, गोवा में है, इसके अलावा दादर नागर हवेली दमन दीव में भी आता है। गुवाहाटी की बात करें, असम, अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड, यहां पर इसका क्षेत्राधिकार है। इलाहाबाद हाई कोर्ट केवल यूपी का क्षेत्राधिकार अपने पास रखता है, तो ये एक से ज्यादा राज्यों पर लागू नहीं होता। ऑप्शन सी। अगर हम पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, इनका ये हाई कोर्ट है। ठीक है, अगला, लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? जो लक्षद्वीप है ये किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है? लक्षद्वीप के लिए केरल उच्च न्यायालय है, यानी लक्षद्वीप का जो हाई कोर्ट है वो केरल हाई कोर्ट ही है। लक्षद्वीप केरल हाई कोर्ट के ही क्षेत्राधिकार में आता है, यही आपसे पूछा था। जो हमारे द्वीप हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं वो किस हाई कोर्ट से जुड़े हैं, ये सवाल बन जाता है। जैसे जो केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, यह पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से जुड़ा है। जो लक्षद्वीप है केरल हाई कोर्ट से जुड़ा है। जो पुदुचेरी है वो मद्रास हाई कोर्ट से जुड़ा है। अंडमान निकोबार कलकत्ता हाई कोर्ट से, और लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से। ठीक है, दमन दीव दादरा नागर हवेली ये बॉम्बे हाई कोर्ट से जुड़े हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्राधिकार बॉम्बे हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है? महाराष्ट्र है, गोवा है, दमन दीव दादर नागर हवेली। लक्षद्वीप किस में आता है? ये केरल के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा हमारा सही आंसर होगा। कहां पर है? ऑप्शन ए पर है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ हाई कोर्ट के नाम है, दूसरी तरफ उनकी जो प्रमुख बेंच है वो कहां पर है वो पूछा है। कर्नाटक उच्च न्यायालय क्या बेंगलुरु में है? बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय क्या भोपाल में है? गलत। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जो है वो मध्य प्रदेश के जबलपुर में है, बी वाला गलत है। राजस्थान का जोधपुर में है, सही है। केरल का एर्नाकुलम में है, ये भी सही है। ठीक है, अगला, बंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन से राज्य व संघ शासित प्रदेश आते हैं? महाराष्ट्र है, गोवा है, और यह है दादर नागर हवेली और दमन दीव। तो यहां पर आपके ऑप्शन डी पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है। भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य आते हैं? देखिए, केवल एक से ज्यादा राज्य किसमें है? उसमें केंद्र शासित प्रदेश शामिल आपने नहीं करने हैं। ऐसे हाई कोर्ट जिनके अधिकार क्षेत्र में एक से ज्यादा राज्य हैं, इनकी संख्या हो जाएगी 3। एक है हमारा बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट में महाराष्ट्र और गोवा 2 राज्य आते हैं। दूसरा है हमारा गुवाहाटी हाई कोर्ट, जिसमें असम, अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड ये सारे चारों के चारों राज्य आते हैं। और तीसरा है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, जिसमें पंजाब राज्य और हरियाणा 2 राज्य आते हैं। यही तो पूछा था कि एक से ज्यादा केवल राज्य किस हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में हैं? इन 3 के। टोटल ऐसे 7 हाईकोर्ट हैं हमारे पास जिनका अधिकार क्षेत्र एक से ज्यादा राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में है। लेकिन केवल एक से ज्यादा राज्यों में 3 हाईकोर्ट हैं, ये तीनों बॉम्बे, गुवाहाटी और पंजाब हरियाणा। बाकी के जो 4 हैं, जैसे केरल हाईकोर्ट है, उसमें एक ही राज्य है केरल, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। जैसे मद्रास हाईकोर्ट है, एक ही राज्य है तमिलनाडु, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी। तीसरा है कलकत्ता हाईकोर्ट, राज्य एक ही है बंगाल, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। ठीक है, और ऐसे ही जम्मू कश्मीर, वहां पे दोनों क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन एक से ज्यादा राज्य केवल किसमें है? 3 हाईकोर्ट में। वही आपका सवाल था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हेतु आवश्यक अर्हता के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए, उच्च न्यायालय में जज बनने के लिए जो अर्हताएं हैं वो आर्टिकल 217 के दूसरे पार्ट में दी गई है। आर्टिकल 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए कैसे नियुक्ति होगी, क्या उसकी अर्हताएं हैं, वो बताता है। 2 इंपॉर्टेंट अर्हताएं हैं। पहला, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा,
कम से कम 10 साल तक किसी न्यायिक पद पर रहा हो या फिर कम से कम 10 साल तक किसी हाई कोर्ट में अधिवक्ता रहा हो। हाई कोर्ट में अधिवक्ता रह ले या किसी न्यायिक पद पर रह ले और दूसरा भारत का नागरिक, वो बन सकता है हाई कोर्ट में जज। ठीक है। अगला, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति ये आर्टिकल 217 के पहले खंड में बताई गई है। क्या अर्हताएं हैं वो 217 के दूसरे खंड में है। जजों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से, उस राज्य के राज्यपाल से और उस राज्य के जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है और उसके बाद जजों की नियुक्ति करता है। ठीक है। तो किस किस से वो सलाह लेता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश से, उस राज्य के राज्यपाल से, उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, उनसे वो सलाह लेता है, तब जाकर हाई कोर्ट में जो दूसरे जजेस होते हैं उनको नियुक्त किया जाता है। ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से और राज्य के राज्यपाल से, इन सभी से करता है। ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है और वे अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? देखिए, हाईकोर्ट के जजेस की शपथ आर्टिकल 219 में बताई गई है। आर्टिकल 219 में उनकी शपथ, उनके कार्यकाल के बारे में बताया गया है। शपथ इनको राज्यपाल दिलाता है और त्यागपत्र ये राष्ट्रपति को देते हैं। ध्यान रखना, नियुक्ति राष्ट्रपति, शपथ राज्यपाल और त्यागपत्र राष्ट्रपति। ठीक है। इनका जो कार्यकाल होता है हाईकोर्ट के जजेस का, वो 62 वर्ष की आयु तक होता है। ठीक है। 62 वर्ष के बाद उन्हें सेवानिवृत्त होना होता है। अगला, किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्न में से किसको है? जजेस को ट्रांसफर करने का जो अधिकार है वो भारत के राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति ही उन्हें एक न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में भेज सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है? हाईकोर्ट के जजेस को विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति हटाता राष्ट्रपति है, लेकिन अपनी ओर से नहीं हटाता या मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर नहीं हटाता। संसद से जब विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा तब हटाएगा। ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? हाईकोर्ट के जजेस को आप उनके पद से केवल कदाचार और असमर्थता, इन दोनों के आधार पर हटा सकते हैं। जैसे राष्ट्रपति को हटाने का एकमात्र अधिकार क्या है या एकमात्र आधार क्या है? संविधान का अतिक्रमण। वैसे ही जजेस को हटाने का 2 आधार होते हैं, कदाचार और असमर्थता। ठीक है। अगला, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की अधिकतम उम्र सीमा कितनी है? हाईकोर्ट के जो जजेस होते हैं इनकी रिटायरमेंट एज 62 वर्ष होती है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज के विषय में सही है? देखिए, हाईकोर्ट के जजेस जब रिटायर होते हैं, क्या वो किसी दूसरे कोर्ट में वकालत कर सकते हैं या नहीं? उसी को लेकर, ये कॉन्सेप्ट को लेकर के सवाल है। देखिए, हाईकोर्ट के जजेस जब सेवानिवृत्त होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अलावा वो देश में कहीं भी वकालत नहीं कर सकते। ठीक है। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है। पहला बिल्कुल सही है। हाईकोर्ट के जजेस को भी आप वैसे ही हटा सकते हो जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाते हैं। बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के बाद भारत के किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के अभिवचन नहीं कर सकता, वकालत नहीं कर सकता। गलत हो जाएगा। हमने अभी देखा सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। ठीक है। यहां पर केवल पहला सही है। अगला, भारत में उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला कौन है? देखिए, किसी भी हाईकोर्ट में जज बनने वाली पहली जो महिला थी उनका नाम था अन्ना चांडी। ठीक है। किसी भी हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस बनने वाली पहली महिला, इनका नाम था लीला सेठ। ऑप्शन बी। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते निम्न में से कौन सी निधि पर भारित होते हैं? देखिए, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखिए, 2 चीजें होती हैं जजेस के लिए। एक, उनको वेतन दिया जाता है जब वे कार्य कर रहे होते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद उनको पेंशन दी जाती है।
वेतन जो उनको दिया जाता है वो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, यानी जिस राज्य के वो हाईकोर्ट के जज हैं उस राज्य की संचित निधि से उनको तनख्वाह मिलेगी। पेंशन उनको भारत की संचित निधि से मिलती है। यहां पर वेतन और भत्ते पूछा है तो राज्य की संचित निधि, पेंशन पूछा होता तो भारत की संचित निधि। ठीक है, जो उच्च न्यायालय के जजेस होते हैं इनकी वेतन और भत्तों के बारे में आर्टिकल 221 में बताया गया है। इनके वेतन भत्ते इन सबको निर्धारित करने का अधिकार संसद के पास है। संसद कानून के द्वारा इनको निर्धारित कर सकती है। संसद फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल के अलावा किसी भी दूसरी स्थिति में इनके वेतन और भत्तों में कटौती नहीं कर सकती। केवल वित्तीय आपातकाल में कर सकती है, उसके अलावा नहीं कर सकती। सेवानिवृत्ति होने के बाद इन जजेस को इनके आखिरी महीने में जो वेतन मिल रहा था उसकी आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है। वो पेंशन भारत की संचित निधि से मिलती है। ठीक है, अगला, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों से संबंधित जानकारी यहां पर दी है। पहला, वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, सही है। पेंशन भारत सरकार की संचित निधि से दिया जाता है, सही है। वित्तीय आपातकाल के अलावा किसी भी स्थिति में नियुक्ति के बाद वेतन में कटौती नहीं की जा सकती, ये भी सही है। अनुच्छेद 229 के तहत वेतन और भत्तों को राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय घोषित किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। आपको पूछा है कौन सा वाला सही है, यहां पर सभी कथन बिल्कुल सही हैं। ठीक है, अगला, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के संबंध में कौन सा प्रावधान सही है। हमने अभी ऊपर देखा हाईकोर्ट के जजेस को ट्रांसफर राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, किसके द्वारा करते हैं, किसके आर्टिकल के तहत करते हैं, वो सारी बातें भी पूछी जाती हैं। आर्टिकल 222 जजेस के ट्रांसफर से संबंधित है। आर्टिकल 222 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करने के बाद राष्ट्रपति एक जज को दूसरे हाई कोर्ट में भेज सकता है, यानी कि ऑप्शन बी। आर्टिकल 222 के अनुसार राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श कर स्थानांतरण करते हैं। ठीक है, अगला, विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में यह समर्थन किया कि प्रत्येक हाई कोर्ट के 1/3 जजेस दूसरे राज्य से होने चाहिए। देखिए, हर हाई कोर्ट में जो जजेस हैं 1/3 जजेस दूसरे राज्य के होने चाहिए, ये कहा था विधि आयोग के अध्यक्ष ने, जिनका नाम था न्यायाधीश HR खन्ना। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 8वां विधि आयोग जब बना था उनकी ये सिफारिशें थी कि किसी भी हाई कोर्ट में 1/3 जजेस दूसरे राज्य से होने चाहिए। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। देखिए, अगर किसी हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाए, यानी मुख्य न्यायाधीश अस्थायी रूप से उस समय अवेलेबल ना हो, या उनका पद रिक्त हो गया हो, या किसी अन्य कारणों से अपना काम वे ना कर पा रहे हों, तो आर्टिकल 223 के तहत राष्ट्रपति उसी हाईकोर्ट के किसी जज को मुख्य न्यायाधीश वहां का नियुक्त कर सकता है। ऑप्शन बी। ठीक है, अगला, उच्च न्यायालयों में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है और ऐसे न्यायाधीशों की अधिकतम आयु सीमा क्या है। देखिए, हाईकोर्ट में अपर और कार्यकारी न्यायाधीश, एडिशनल जजेस और एक्टिंग जजेस को नियुक्त किया जाता है जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि काम बहुत ज़्यादा है, जजेस की संख्या बहुत कम है, जजेस बढ़ाने हैं, तो राष्ट्रपति अपर न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। कार्यकारी न्यायाधीश तब नियुक्त करता है जब कोई जज अपना कार्य करने में उस समय असमर्थ हो या अनअवेलेबल हो, तो उस समय के लिए कार्यकारी न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाता है। किस आर्टिकल के तहत उनको ये शक्तियां मिली हुई हैं? ये मिली हुई है आर्टिकल 224 के तहत। और जिन जजेस को वो कार्यकारी और अपर न्यायालय के रूप में, यहाँ पर अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं, उनकी अधिकतम आयु 62 की नहीं होनी चाहिए। 62 तक हो सकती है, 62 के ऊपर के लोगों को आप नियुक्त नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे जो जजेस होते हैं जिनको कार्यकारी या अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है, अधिकतम इन्हें 2 वर्ष के लिए ही नियुक्त किया जाता है, लेकिन 62 से ऊपर के लोगों को इस पर नहीं बनाते। ठीक है, 62 जैसे ही उम्र हो जाए आपको हटना होता है। न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश नियुक्ति अधिक से अधिक कितने समय के लिए कर सकता है? 2 वर्ष के लिए। कार्यकारी न्यायाधीश तो जब तक रहेगा जब तक जो जज अपना काम नहीं कर पा रहा था, अनअवेलेबल था, वो आ गया। लेकिन जो अपर न्यायाधीश होते हैं, कार्यों को निपटाने के लिए जो बनाए जाते हैं, इनको अधिकतम आप 2 साल के लिए बना सकते हैं। ठीक है, अगला,
उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मामला आता है? देखिए, हाईकोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में नागरिकों के मूल अधिकारों से संबंधित मामले आते हैं, संसद सदस्यों और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन से जुड़े मामले आते हैं और अधीनस्थ न्यायालयों के संविधान की व्याख्या से जुड़े प्रश्न से जुड़े मामले आते हैं। तो यहाँ पर तीनों आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है किसी भी हाई कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या था कि दो संवैधानिक ढांचों के बीच में अगर कोई विवाद होता है, दो से ज्यादा राज्यों के बीच में कोई विवाद होता है या दो संवैधानिक संस्थाओं के बीच में विवाद होता है, वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ये किसके हैं आधिकारिक क्षेत्र? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार हाई कोर्ट के। ठीक है, अगला, उच्च न्यायालय को रिट क्षेत्राधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किया गया है और यह रिट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय से किस प्रकार भिन्न है? देखिए, हाईकोर्ट को भी रिट जारी करने का अधिकार है आर्टिकल 226 के तहत, और ये सुप्रीम कोर्ट की शक्ति से इस मायने में अलग है कि यह मौलिक अधिकारों के साथ साथ दूसरे विधिक अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के संबंध में रिट जारी करता है। ठीक है, ऑप्शन बी। वही 5 तरह के रिट जारी करता है जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छ शामिल है। अगला, उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में प्राप्त अधीक्षण संबंधी क्षेत्राधिकार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, हाईकोर्ट को यह अधिकार है कि वो अपने से अधीनस्थ न्यायालयों का अधीक्षण कर सकता है। ठीक है, किस आर्टिकल में यह बात कही गई है? आर्टिकल 227 में। इसके बारे में क्या क्या कथन है सही? देखिए, पहला, इस शक्ति में न्यायिक और प्रशासनिक दोनों प्रकार के अधीक्षण शामिल हैं। पहला आपका बिल्कुल सही है। आर्टिकल 227 के तहत उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में उनका अधीक्षण कर सकता है। उसे दोनों प्रकार के जो न्यायिक हैं या प्रशासनिक न्यायालय हैं उनके अधीक्षण की शक्तियां प्राप्त हैं। यह अधिकारिता उसके राज्य क्षेत्र में आने वाले सभी न्यायालयों और अधिकरणों पर लागू होती है, ये भी सही है। यह अधिकारिता केवल उन्हीं न्यायालयों पर लागू होती है जिनके निर्णय की अपील उच्च न्यायालय सुनता हो, ये वाला गलत है। हाई कोर्ट को किसी भी कोर्ट की अधीक्षण करने का अधिकार है, चाहे उसकी अपील हाई कोर्ट में जाती हो चाहे ना जाती हो। ठीक है, तीसरा वाला गलत है, आपसे गलत पूछा था। अपवाद स्वरूप वह सशस्त्र बल से संबंधित न्यायालयों का या अधिकरण पर लागू नहीं होता। सशस्त्र बल के सेना से रिलेटेड आर्म फोर्सेस के जो जजेस या न्यायालय होते हैं उनका अधीक्षण नहीं कर सकता है, ये अपवाद है। इसके अलावा जितने भी उसके क्षेत्राधिकार में आते हैं वो सबका कर सकता है। ठीक है, अगला, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है और किसके परामर्श से करता है? देखिए, जिला न्यायाधीशों के बारे में, अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में मुख्य तौर पर संविधान के 233 से 237 के मध्य में बताया गया है। 233 से 237 किससे जुड़े हुए हैं? अधीनस्थ न्यायालयों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसी के अंतर्गत आते हैं हमारे जिला न्यायाधीश। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है और हाईकोर्ट के परामर्श से करता है। ठीक है, ऑप्शन बी। तो कौन करता है? हाईकोर्ट के परामर्श से राज्य का राज्यपाल। अगला, जिला न्यायाधीश के संबंध में जिला न्यायाधीश और सत्र न्यायाधीश की पदवी का उपयोग कब किया जाता है? देखिए, जिला एवं सत्र न्यायालय हम पढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन कोर्ट। जिला न्यायाधीश किसी भी जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी होता है। जो जिला न्यायाधीश होता है ये दोनों तरह के जो मामले होते हैं, सिविल मामले और आपराधिक मामले, दोनों की सुनवाई करता है। जब जिला न्यायाधीश सिविल मामले देखता है तो उसको जिला न्यायाधीश कहते हैं, और जब वही व्यक्ति आपराधिक मामलों को देखता है तो उसे सत्र न्यायाधीश कहते हैं। यानी डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन कोर्ट्स जो होते हैं वो दोनों एक ही हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जब वो सिविल मामले को सुनवाई करे, सेशन कोर्ट तब जब वो आपराधिक मामलों की सुनवाई करे। तो सही आंसर क्या होगा? जब वह सिविल मामले देखता है तो जिला न्यायाधीश, और जब आपराधिक मामले देखे तो सत्र न्यायाधीश। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ठीक है, लोक अदालत के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? लोक अदालतों के बारे में कौन सा कथन गलत है? देखिए, लोक अदालत का प्रारंभ गुजरात से माना जाता है, पहला बिल्कुल सही है। लोक अदालतों की शुरुआत, लोक अदालत का मतलब होता है लोगों की अदालत या लोगों का न्यायालय, एक ऐसा मंच जहां पर विवादों को आपसी सहमति के द्वारा निपटाया जाता है। ठीक है, मुख्य तौर पर गांधी जी के सिद्धांतों पर आधारित है। इसकी शुरुआत गुजरात से मानी जाती है। ठीक है, 1987 में कानून बनाकर लोक अदालतों को सांविधिक दर्जा दिया गया, यानी कानूनी दर्जा इनको दिया गया 1987 में। यह भी सही है, संसद से यह कानून बना था।
लोक अदालतों में फौजदारी मामले स्वीकार किए जाते हैं। देखिए, लोक अदालतें जो होती हैं इनमें केवल जो सिविल मामले होते हैं उनको स्वीकार किया जाता है, फौजदारी मामले लोक अदालतों में नहीं आते। यानी हत्या, चोरी, जो आपराधिक मामले होते हैं ऐसे मामले आप इस कोर्ट में नहीं ला सकते। ठीक है, लोक अदालतों में फीस का प्रावधान नहीं होता है, ये बिल्कुल सही है, इसे भी आपने टिक करना है कि ये सही है। केवल तीसरा वाला गलत है, लोक अदालतों में केवल जो सिविल मामले होते हैं वो आते हैं। ठीक है, अगला, लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध किसी भी प्रकार की अपील का प्रावधान क्यों नहीं होता। देखिए, लोक अदालत के बारे में हमने अभी पढ़ा कि यहाँ पर जो मामले होते हैं उनको आपसी सहमति से निपटाते हैं। जब आपसी सहमति से निपट गए तो आप अपील कौन करेगा, क्यों करेगा। तो लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं होती है या अपील का प्रावधान नहीं होता, क्योंकि इसमें समाधान हल पक्ष विपक्ष की सहमति के बाद होता है। जब दोनों पक्ष सहमत हो जाएं तब जाकर वो मामला निपटाया जाता है। ठीक है, अगला, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 कब से प्रभावी हुआ और इसके न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। देखिए, ग्राम न्यायालय एक और अधीनस्थ न्यायालयों का प्रकार है। ग्राम न्यायालयों की स्थापना संसद के द्वारा या इनकी शुरुआत जो करी गई थी 2 अक्टूबर 2009 को करी गई और राज्यपाल के द्वारा हाई कोर्ट की सिफारिश पर इनके जजेस को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अधिनियम आया था ग्राम न्यायालयों से जुड़ा हुआ 2008 में, लागू हुआ 2 अक्टूबर 2009 से। ठीक है, अगला, ग्राम न्यायालय के अंतर्गत निम्न में से किस प्रकार के मामले आते हैं। देखिए, ग्राम न्यायालय के अंतर्गत केवल वे आपराधिक मामले जिनमें 2 वर्ष से कम दंड का प्रावधान है ये आता है। केवल वो दीवानी मामले जिनका संबंध 20,000 रुपए से कम का हो ये आता है। ग्राम न्यायालयों में आपराधिक और दीवानी दोनों तरह के मामले आते हैं, लेकिन आपराधिक मामले केवल वही आते हैं जिनमें 2 साल से कम की सजा का प्रावधान हो। ऐसा नहीं है कि हत्या का कोई मुकदमा जिसमें फांसी या उम्र कैद का प्रावधान होता है वो आप यहां पर ला जाएं। ऐसे मामले जिनमें अधिकतम 2 साल तक की सजा हो सकती है, ऐसे मामलों की सुनवाई ग्राम न्यायालय कर सकते हैं। या ऐसे दीवानी मामले जिनमें 20,000 से भी कम का संबंध हो, जो विवाद हो 20,000 रुपए से अगर ज़्यादा का हो तो फिर वो ग्राम न्यायालय में नहीं आएगा। तो ग्राम न्यायालय दोनों प्रकार के मामले देखता है, सिविल भी, आपराधिक भी। आपराधिक ऐसा होना चाहिए जिसमें 2 साल से कम का सजा का प्रावधान हो और दीवानी ऐसा होना चाहिए जिसका संबंध 20,000 रुपए से कम का हो। ठीक है, अगला, पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के अधीन की जाती है, जो कि कितनी आबादी वाले शहर में किसके परामर्श से होती है। देखिए, पारिवारिक जो न्यायालय होते हैं जिन्हें हम फैमिली कोर्ट कहते हैं या कुटुंब न्यायालय कहते हैं या परिवार न्यायालय कहते हैं, इनकी स्थापना 1984 के पारिवारिक न्यायालय अधिनियम के तहत करी गई। ऐसे न्यायालयों का गठन राज्य सरकार हाई कोर्ट के परामर्श से करती है और ऐसे इलाकों में करती है, ऐसे शहरों में करती है जहां की आबादी 10 लाख से अधिक है। तो 10 लाख से अधिक वाले शहरों में उच्च न्यायालय के परामर्श से, किसके परामर्श से होती है ये पूछा है, तो उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार ऐसे कोर्ट का गठन करती है। ठीक है, अगला, भारत में चलित न्यायालय यानी मोबाइल कोर्ट इनका मानस पुंज है। देखिए, किसका मानस पुत्र है, मानस पुत्र से करना, किसका मानस पुत्र है मोबाइल कोर्ट, यानी सबसे पहले इसका जनक कौन माना जाता है, किसने इसकी शुरुआत करी थी। भारत में चलित न्यायालयों की शुरुआत डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने करी थी जब वे देश के राष्ट्रपति थे। 2007 में हरियाणा के मेवात जिले से उन्होंने पहली मोबाइल कोर्ट का उद्घाटन किया था। ठीक है, यह उद्घाटन उस समय जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे G बालकृष्ण उन्होंने किया था। हालांकि मोबाइल कोर्ट की जो परिकल्पना करी थी, सबसे पहले ये जो पूरा विचार था ये APJ अब्दुल कलाम का था। ठीक है, अगला, मोबाइल अदालत कोर्ट की अवधारणा का जनक किसे माना जाता है और इसका पहला प्रयोग कहाँ किया गया। इसका जनक APJ अब्दुल कलाम को माना जाता है और इसका पहला प्रयोग हरियाणा के मेवात जिले में हुआ था। अदालत के एक विशेष रूप को आभासी अदालत कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्ष्य का अभिलेखन किस वर्ष निर्धारित किया। किस वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप अगर किसी गवाह को टाइम पर बुला पाना संभव ना हो, उसके साक्ष्य का अभिलेखन आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कर सकते हैं। यह सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में निर्धारित किया था। उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है।
उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह आर्टिकल 215 में कहा गया है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अभिलेख न्यायालय यानी कि उच्च न्यायालय के सभी निर्णयों को, इनकी कार्यवाही को सुरक्षित रखा जाता है ताकि भविष्य में उनका प्रयोग पूर्व उदाहरण के रूप में किया जा सके। इसके अलावा अभिलेख न्यायालय का अर्थ यह भी है कि इसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, अगला, संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 233 से 237 तक किसका उल्लेख है? किसका उल्लेख है इनमें से? अधीनस्थ न्यायालयों का। ऑप्शन बी। किस न्यायालय के शुरुआती सफलता के कारण इसे पहियों पर न्याय नाम से पुकारा जाता था? तो पहियों पर न्याय कहते थे मोबाइल कोर्ट को, चलित न्यायालयों को। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। जो मोबाइल कोर्ट्स होती थी इनको कहा जाता था पहियों पर न्याय। इसको भी ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने हाई कोर्ट से जुड़े, अधीनस्थ न्यायालयों से जुड़े हुए सभी इंपॉर्टेंट सवालों को देखा। हमने लोक अदालतों की बात करी, हमने ग्राम न्यायालयों की बात करी, हमने फैमिली कोर्ट्स की बात करी, मोबाइल कोर्ट की बात करी, हाई कोर्ट से जुड़े सवालों को देखा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हमने आज के क्लास में देखा। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।